नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम सड़क दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजा की जानकारी देंगे और इस संबंध में कानून प्रावधान भी बताएंगे। सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतें और चोटिल होने वालों के लिए कानून में प्रावधान है। अब इसमें और भी बदलाव किए गए। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 संशोधित 1944 में सरकार ने बड़े बदलाव कर दिए हैं। एक्सीडेंट होने पर मिलने वाले मुआवजे की राशि को सरकार ने बढ़ा दिया है। अब एक्सीडेंट में अगर मौत हो जाती है तो पीड़ित व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। साथ ही छोटी मोटी चोट में जहां पहले 2,500 रुपए मिलते थे, अब इसे 25,000 कर दिया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 और 163A के तहत मुआवजा क्लेम किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने धारा 163A के पुराने प्रावधानों में बदलाव किया है। ये धारा उस मामले में लागू होती है जब मृतक या घायल की आय दस्तावेज पर साबित करना संभव ना हो। संशोधन के बाद बड़ा बदलाव ये भी हुआ है कि 1 जनवरी 2019 के बाद हर साल मुआवजे की 5 लाख रुपए की रकम में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। ये तो थी बुनियादी जानकारियां। सड़क दुर्घटना मुआवजे से जुड़ी कानूनी पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्मा झा। विद्योत्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। विद्योत्मा जी, आपको सड़क दुर्घटना मुआवजे से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं। आपको कागज़ और पेन रखना है अपने पास और इस फ़ोन नंबर को नोट करना है ताकि आप कोई भी जानकारी अगर लेना चाहें तो हमसे ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120612796 0120612796। तो सड़क दुर्घटना मुआवजे पर कानूनी जानकारियाँ हम आपको देते हैं और अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इससे संबंधित सवाल अपने हमसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने खास मेहमान के पास, विद्योत्मा जी के पास। विद्योत्मा जी, मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, इसको हम आपसे समझना चाहेंगे और क्यों इस एक्ट को बनाया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है और ये रिप्लेस करता है 1939 के एक्ट। और इनफैक्ट 1939 से पहले भी हमारे यहाँ 1914 में ये एक्ट लाया गया था और ये सड़क दुर्घटनाएं या उससे रिलेटेड जितनी भी परेशानियां लोगों को होती हैं और क्या कुछ किया जाना चाहिए उससे संबंधित एक्ट है। और ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ था इसका 1989 में। तो मोटर व्हीकल्स एक्ट का जो ध्येय है वो यही है कि क्या इंश्योरेंस कंपनीज को या जो लोग गाड़ियां चलाते हैं उनको किस तरह से कौन कौन सी एक्टिविटीज या किस तरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, बड़े बड़े कमर्शियल व्हीकल्स, उनके लिए कौन से रूल्स होने चाहिए, और उसके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह इसको माना जाता है। जी बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे कि इस एक्ट में सड़क दुर्घटना पर जो मुआवजा मिलता है उसके क्या प्रावधान है। इसमें मुआवजे को लेकर काफी कुछ है। जैसे इसमें पहले तो ये कि कहाँ पर मुआवजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए ट्राइब्यूनल है। और जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है या जहाँ के एक किसी जिस इंडिविजुअल का एक्सीडेंट हुआ है वो जहाँ के हैं या जहाँ पर ये गाड़ी ली गई है, मतलब ये 3 चीजों को ध्यान रखते हुए आप ट्राइब्यूनल जा सकते हो। और इसको सबसे पहले इसमें गिल्टी माना जाता है संबंधित पर्सन को सेक्शन 279 इंडियन पीनल कोड के तहत। जब अगर किसी का लाइफ एंडेंजर होता है या किसी भी तरह की रैश ड्राइविंग कोई करता है जिससे फिजिकल इंजरी होती है तो उसको लॉ पनिश करता है और वो इंडियन पीनल कोड सेक्शन 279 को अट्रैक्ट करता है। इसमें इम्प्रिजनमेंट का 6 मंथ है और पेनल्टी पहले तो 1,000 थी बट अब बढ़ा दी गई है वो 25,000 तक। पर इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जैसे सेक्शन 161 जो मोटर व्हीकल्स एक्ट का है वो इस तरह से है कि हिट एंड रन केस है अगर तो
2 लाख रुपए से लेकर कोई भी हायर अमाउंट जो फिक्स करेगी ट्राइब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। या अगर जी। ग्रीवियस हर्ट है, इस तरह की इंजरी है कि काफी गहरी इंजरी है, तो ग्रीवियस हर्ट केस अगर हुआ है तो फिर 50,000 रुपीज या फिर वही उससे हायर अमाउंट कुछ भी हो सकता है जो कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया हो। जी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो अगर डेथ हो जाता है तो डेथ के केस में 25,000 से 2 लाख रुपीज और ग्रीवियस इंजरी का 12,500 से 50,000 तक जाता है। जी, तो मुआवजे के प्रावधान पर विद्योत्मा जी बता रही थी। उम्मीद है कि आप जो भी जानकारी है उसको नोट करते जाएं, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि आखिर किस तरह से इन सारी बातों को समझा जा सकता है। तो इसका मकसद यही है इस कार्यक्रम का कि ताकि आप उन प्रावधानों को समझ सकें। विद्योत्मा जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो रोड दुर्घटना में मुआवजा कौन लोग क्लेम कर सकते हैं? तो क्लेम करने के लिए कोई भी पहले तो समय सीमा का भी ध्यान रखना होगा। क्लेम जी। तो आप कोई कर सकता है जिनके साथ जिनका एक्सीडेंट हुआ है या जो ऑथराइज्ड पर्सन है। अगर माइनर है तो उसके पेरेंट्स कर सकते हैं, या स्पाउस के केस में स्पाउस कर सकते हैं। जो उनके बाद जो नेक्स्ट पर्सन होगा वो करेगा। जी। फैमिली से कोई भी हो सकता है। तो उसमें लिमिटेशन पीरियड है, लेकिन कि 6 मंथ के अंदर ही करना है। आप रैंडमली कभी भी जाकर वो एक्सपायर होने के बाद पीरियड के नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सारे प्रोसीजर्स जो हमारे मोटर व्हीकल्स एक्ट में सेक्शन 164 जब प्रोसीजर्स फॉर्म हुए थे से लेकर सेक्शन 149 है, उसमें एप्लीकेशन कैसे जाएगी, ये सारा डील किया हुआ है। तो उसके तहत ये है कि स्पेशली जो ये हमारा मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 है, ये ट्राइब्यूनल वहां जाकर आप स्टेट गवर्नमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। सेक्शन 165 चैप्टर 12 के अंदर इसके बारे में सारे प्रोसीजर्स दिए गए हैं। और जहां पर लाइफ प्रॉपर्टी या इस तरह की इंजरी का सवाल आता है वहां पर ये क्लेम्स बनते हैं। बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उसकी प्रक्रिया क्या है, जिस वजह से लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि मुआवजा क्लेम करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको आप थोड़ा सा समझाएं ताकि हमारे दर्शक उसको नोट कर सकें और समझ सकें। जैसा कि मैं बता रही थी कि इसके लिए निर्धारित सेक्शन है, सेक्शन 149, सेक्शन 165, इन सबके तहत आप चैप्टर 12 जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसमें ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टेट गवर्नमेंट, वहां फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको लॉयर की भी जरूरत पड़ेगी। और आपका जो भी जहां पर ये हुई है दुर्घटना, उस वहां का कोई आपके पास फोटो वीडियो जो कुछ भी है वो लेकर आप वहां पर कोर्ट में जा सकते हैं और केस फाइल कर सकते हैं। वहां पर आपका जिस तरह की इंजरी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मुआवजा भी दिया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि इंजरी कितना ग्रेव है, डेथ तो नहीं हुई या डेथ के अलावा अगर कुछ हुआ है तो उसके तहत जो भी बनता होगा वो आप मुआवजा दिया जाएगा। बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे कि नाबालिगों के मामले में क्लेम ट्रिब्यूनल को मुआवजे की राशि पर प्रावधान क्या है, इसको भी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। बच्चों के केस में पहले तो ये चीज ऐसा ना हो कि कोई अंडर एज है। अगर अंडर एज ड्राइवर है तो पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी आती है और पेरेंट्स को उसका पे करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स ही उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने ही उसे परमिशन दी होती है ड्राइव करने के लिए, तो पेरेंट्स को उसका देखा जाता है। फिर बच्चों के केस में अगर उसके अलावा अगर बच्चे की डेथ हो गई है या बच्चे को डैमेज हुआ है किसी भी तरह का, तो भी पेरेंट्स क्लेम कर सकते हैं। और उसमें पहले होता था, बात उठी थी कि कैसे डिसाइड हो, तो उसके लिए डिसाइड करने के लिए, क्योंकि अगर कोई अर्निंग मेंबर जाता है तो वो हमें समझ में आता है कि उसके लिए आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं बहुत क्लियरली। पर अगर बच्चा जाता है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो कैसे डिसाइड हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ प्रोविजन ये है कि बच्चे का जो भी रिकॉर्ड रहा हो स्कूल का, उसका परफॉर्मेंस वगैरह देखते हुए ये असेस किया जाता है कि अगर बच्चे को डैमेज ना हुआ होता तो क्या कुछ हो सकता था, उसकी लाइफ कैसी होती, तो उसके अकॉर्डिंग वो सारा सोचकर डिसाइड किया जाता है और आपका कॉम्पनसेशन उसके तहत दिया जाता है। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे सड़क दुर्घटना पर मुआवजे पर प्रावधान को बताने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सारी चीज़ों को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और उसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें जो आप तक पहुँचती हैं, उम्मीद ये की जाती है कि आप सारी जानकारी ले सकें। उसके बाद आपके साथ अगर कोई इस तरह की चीज़ें घटित होती हैं तो उसको लेकर आप क्लेम कर सकें।
विद्योत्मा जी से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। विद्योत्मा जी, दुर्घटना में गाड़ियों का नुकसान अगर किसी का होता है तो उसको लेकर क्लेम के क्या प्रावधान है? हमारे उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाता है। जब हम गाड़ियां खरीदते हैं तो ये हम उसके लिए पे भी करते हैं कि थर्ड पार्टी का क्या है, हम पूछते भी हैं शोरूम से। तो उसमें ये है कि अगर किसी का हुआ है तो उसकी लीगल लायबिलिटी बनती है। और लीगल लायबिलिटी यही कवर इंश्योरेंस इसीलिए किया जाता है कि पर्सन की जो लीगल लायबिलिटी है, जो भी उसके ऊपर डैमेज हुआ है या खर्चा आता है, वो सारा कवर्ड हो। तो वो सेक्शन 145G हमारे मोटर व्हीकल्स एक्ट में दिया गया है और उसमें ये देखा जाता है कि कितना डैमेज हुआ है, प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ या इंजरी और डिसेबिलिटी और डेथ हुई, कुछ भी अगर ऐसा होता है तो उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो कोर्ट ये डिसाइड करती है कॉम्पेंसेशन सारा कुछ देखते हुए। तो डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है तो 7,50,000 तक की कॉम्पेंसेशन जाता है। और जी। उसके अलावा मैटर को सेटल भी किया जाता है। कई बार इतना बड़ा इशू नहीं होता है, छोटे मोटे FIR वगैरह होकर भी मामला निपट जाता है, तो ये ऐसे भी होता है। तो डिपेंड करता है कि कितना डैमेज हुआ है, किस तरह का डैमेज हुआ है, तो कोर्ट उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेती है और उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड करती है। तो 7,50,000 तक का इसमें निर्धारित किया गया है और उतना देने के लिए हमेशा, मतलब अगर एक्सीडेंट हुआ है तो आपको देना पड़ सकता है। बिल्कुल, हम तमाम प्रावधानों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक्सीडेंटल केस सामने आते हैं तो किस तरह से क्या क्या क्लेम है, किस तरह से क्लेम कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। विद्युत्मा झा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और तमाम वो जानकारियाँ हम तक पहुँचा रही हैं और समझाने की कोशिश कर रही हैं ताकि आप तक पूरी सूचना, पूरी जानकारी पहुँच जाए और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। विद्युत्मा जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने दर्शकों से ये कहा था कि क्लेम ट्रिब्यूनल क्या होता है, इसको लेकर भी हम जानकारी देंगे और इसके एजेंडे को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे हम समझना चाहेंगे कि क्लेम ट्रिब्यूनल होता क्या है और इसका एजेंडा क्या है? क्लेम ट्राइब्यूनल, जैसा कि शुरुआत में भी मैंने बताया कि क्लेम ट्राइब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूट इसलिए किया गया था कि जितना भी मोटर व्हीकल से रिलेटेड केसेस हो, एक्सीडेंट हो, डैमेज हो, कॉम्पनसेशन हो, ये सारी चीजों को देखने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई और उसमें वहां पर जितने भी ऐसे केसेस होते हैं उसके स्पीडी ट्रायल के लिए, क्योंकि अगर हम नॉर्मल कोर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ ज्यादा टाइम लग जाएगा और ये अगर हम स्पेसिफिकली इस मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत अगर इस ट्राइब्यूनल में जाते हैं तो वहाँ स्पीडी ट्रायल होगा, तो मामले की सुनवाई जल्दी होगी तो मुआवजा भी जल्दी मिलेगा। जी, अगर हम निरक्षर दावेदारों की बात करें तो निरक्षर दावेदारों के मामले में भी क्लेम ट्रिब्यूनल पर क्या दिशा निर्देश हैं, खासतौर पर जब अचल संपत्ति जैसे कृषि औजार, रिक्शा आदि की खरीद के लिए एक मुश्त भुगतान जरूरी है ताकि वो जीविकोपार्जन कर सकें? जी। ये हमारे यहाँ पर ये चीज जो है, काफी लोग इलिटरेट होते हैं तो उसके तहत ये देखा गया उनकी डिफिकल्ट सिचुएशन के सोशल प्रॉब्लम के तहत माना जाता है इसको कि कई बार वो अगर उसकी पर्सनल सफरिंग्स और इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, उसके वो सर्वाइवर्स होते हैं, तो निरक्षर लोगों के लिए, लेकिन लॉ जो है वो सबके लिए समान है। तो ये देखा जाता है कि मैटर को सेटल किया जाए या कोर्ट के बाहर लिया जाए। और जहां तक रही ये वन टाइम पेमेंट की, तब तो ये रोड टैक्स के अंतर्गत आता है। रोड टैक्स जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है क्योंकि कंपलसरी है ये, जब हम व्हीकल खरीदते हैं चाहे वो कोई भी व्हीकल हो तो ये कंपलसरी होता है और इसका डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट परसेंटेज होता है। एक ऐसा मापदंड नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, क्या किस स्टेट के रूल्स हैं, लॉज है उसके अकॉर्डिंग, और ये स्टेट की ही ड्यूटी में आता है क्योंकि 80% जो स्टेट रोड को मेंटेनेंस या रोड का कंस्ट्रक्शन होता है वो स्टेट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता है। 80% स्टेट का होने की वजह से ये सारे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं, इससे वेरिएशन भी है। तो ये इसको रोड टैक्स उसी समय रजिस्टर कराकर उस समय ही पे करना होता है, वो जरूरी होता है। नहीं तो आप कमर्शियली हो या प्राइवेटली भी आप व्हीकल नहीं चला सकते हैं क्योंकि ये टैक्सेस जरूरी है हमारे ही। अब अगर हमारी रोड सड़कें टूटी होंगी तो हम गाड़ियां चलाएंगे कहाँ पर? तो ये सब देखते हुए, और सब कुछ गाड़ी पे भी डिपेंड करता है, गाड़ी किस तरह की है, सीटिंग कैपेसिटी क्या है, इंजन कैसा है, एज क्या है व्हीकल का, वेट क्या है व्हीकल का, ये सारा देखते हुए डिसाइड होता है। बिल्कुल,
थोड़ा सा जानकारी रोड एक्सीडेंट फंड के भी बारे में जानना चाहेंगे और ये कैसे काम करता है, कितना वक्त लगता है क्लेम लेने में? एक्सक्यूज मी। विद्युत में जी, हाँ जी, दोबारा बोलिएगा प्लीज। रोड एक्सीडेंट फंड कैसे काम करता है, कितना वक्त लगता है इसको क्लेम लेने में? साथ ही एक सवाल और इसमें जोड़ना चाहेंगे कि सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन में कहा है कि पुलिस का जांच अधिकारी दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करेगा, दुर्घटना स्थल और दुर्घटना में शामिल वाहन की तस्वीरें लेगा और एक साइट योजना तैयार करेगा। इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें। जी, निरीक्षण इसलिए किया जाएगा ताकि जो कुछ भी हो ऑन द रिकॉर्ड हो। जी। और हमारे यहाँ पे लॉज जो है टाइम के साथ बदलते और चेंज होते रहते हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया 1914, 1939, फिर 1988, जी। क्योंकि सिस्टम चेंज होता गया, हमारे लॉज भी चेंज होते गए। तो ये सारा देखते हुए सरकार नए नियम या जो कुछ भी लेकर आती है वो उसके तहत होता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जो यहाँ पर कोट करना मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन ट्राइब्यूनल फंक्शन जिस तरह से करती है उसके तहत जो ऑफिशियल गजट सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है या जो कुछ भी लॉज बनते हैं उसको फॉलो करना जरूरी होता है। अब कॉम्पनसेशन में तो जैसे विवाद हो गया था कि लव एंड अफेक्शन नेचुरल लव एंड अफेक्शन के तहत दिया जाए या कंसोर्टियम के तहत दिया जाए। कंसोर्टियम के तहत देना ज्यादा आसान है लव एंड अफेक्शन से। कंसोर्टियम के कई प्रकार हैं, सीरियल कंसोर्टियम, स्पाउसल कंसोर्टियम या लॉ कंसोर्टियम में सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन डिपेंडेंट है और किनको मिलना चाहिए, किसको लॉस हुआ है। अब हम नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो बहुत एब्सोल्यूट काइंड ऑफ बहुत ज्यादा हो जाएगा जो हम सभी कवर नहीं कर पाएंगे। तो योजना बनाने का पर्पस ये होता है कि किसी भी चीज को एक तरीके से प्रॉपर सेगमेंट वाइज या किसी भी प्रोसीजर वाइज चला जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विद्युत्मा जी जुड़ी, जिन्होंने बताया कि किस तरह के प्रावधान हैं और क्या कुछ कर सकते हैं आप। इसीलिए लीगल हेल्पलाइन के जरिए हम आप तक वो सारी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको कानूनी रूप से मदद मिल सके। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।